कभी सोचा है कि रोज़मर्रा के मसाइल जैसे कि रूममेट के साथ काम बांटना एक गेम हो सकता है? गेम थ्योरी के हिसाब से ये बिल्कुल एक गेम है। और इस गेम को जीतने की स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। चलिए एक आम सी सिचुएशन देखते हैं। फर्ज करें कोई नए घर में शिफ्ट हुआ है, एक नया रूममेट है और दोनों एक बहुत सिंपल सा अग्रीमेंट करते हैं कि भाई घर के काम जैसे बर्तन धोना हम आपस में बांट लेंगे। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, परफेक्ट। लेकिन फिर एक दिन किचन में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि बर्तन तो धुले ही नहीं। सिंक में ना एक छोटा सा ढेर लगना शुरू हो गया है। और फिर ये ढेर बस बढ़ता ही जाता है। अग्रीमेंट बार बार टूटता है और अब सिर्फ किचन गंदा नहीं है बल्कि दोनों के बीच मामलात भी खराब होना शुरू हो गए हैं। टेंशन बढ़ रही है। तो अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए? क्या बर्तन धो लिए जाएं इस रिस्क के साथ कि इसका फ़ायदा उठाया जाएगा, या उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए और गंदगी को बढ़ने दिया जाए? तो यहाँ पे एंट्री होती है गेम थ्योरी की, जिसे हम स्ट्रैटेजी का साइंस भी कहते हैं। देखिए, गेम थियरी असल में इस चीज़ को स्टडी करती है कि ऐसी सिचुएशंस में जहाँ हमारा रिजल्ट किसी और के फैसले पर डिपेंड करे, वहाँ सही फैसला कैसे लिया जाए। यानी आसान लफ्ज़ों में ये सोशल सिचुएशंस में स्ट्रैटेजी का साइंस है। अब इसमें ना दो तरह के गेम्स होते हैं। एक है कोऑपरेटिव गेम्स, जहाँ सबके गोल्स एक जैसे होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं, जैसे बिजनेस पार्टनर्स। दूसरी तरफ है नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। यहाँ हर कोई अपने फायदे का सोचता है, जिसकी वजह से कोई जीतता है और कोई हारता है। और सच पूछें तो जिंदगी में ये दूसरी किस्म ही ज्यादा नजर आती है। इसको समझने के लिए एक मशहूर गेम शो गोल्डन बॉल्स की मिसाल लेते हैं। ये एक वन ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम की कह सकते हैं कि क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इस गेम के रूल्स क्या हैं? आइए इस मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर दोनों लोग स्प्लिट का फैसला करते हैं तो पैसा दोनों में बराबर तकसीम हो जाता है। गुड फॉर देम। अगर एक स्टील करता है और दूसरा स्प्लिट, तो स्टील करने वाला सारा पैसा ले जाता है। लेकिन यहाँ है ट्विस्ट। अगर दोनों ही स्टील करते हैं तो दोनों को कुछ नहीं मिलता, दोनों खाली हाथ घर जाते हैं। अगर प्योर लॉजिक से देखा जाए तो सबसे सेफ स्ट्रैटेजी स्टील करना ही बनती है। क्यों? क्योंकि इससे या तो सब कुछ मिलता है या कुछ भी नहीं, जो कि स्प्लिट करके धोखा खाने से तो बेहतर ही है, राइट? इसे कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। जिंदगी गोल्डन बॉल्स की तरह एक दफ़ा का गेम नहीं है। हमें अक्सर उन्हीं लोगों से बार बार मिलना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1980 में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। इस टूर्नामेंट का सिस्टम बहुत सिंपल था। अगर दोनों साइड्स कोऑपरेट करती यानी ताउन करती तो दोनों को 3 पॉइंट्स मिलते। अगर एक साइड धोखा देती जबकि दूसरी कोऑपरेट करती तो धोखा देने वाले को 5 पॉइंट्स मिलते। और अगर दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते तो दोनों को सिर्फ 1 पॉइंट मिलता। इस टूर्नामेंट के लिए दुनिया भर से एक्सपर्ट्स ने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स भेजे। हर प्रोग्राम की अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी। कुछ प्रोग्राम्स बिल्कुल सीधे साधे और नाइस थे, कुछ बहुत ही कनिंग और नेस्टी थे, जिनका मकसद था दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना। कुछ कॉम्प्लेक्स थे, कुछ रैंडम मूव्स चलते थे। एक प्रोग्राम तो बिल्कुल ही रैंडम था। तो सवाल ये है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज में से कौन जीता? नतीजा बहुत ही हैरान करने वाला था। एक ऐसी जीत जहां सादगी और अच्छाई ने बाजी मार ली। जीतने वाला प्रोग्राम था टिट फॉर टैट, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये उन तमाम प्रोग्राम्स में से एक सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव प्रोग्राम था। तो ये टिट फॉर टैट काम कैसे करता है? इसके रूल्स बहुत ही सिंपल और क्लियर हैं। नंबर 1, हमेशा कॉपरेशन से शुरू करें, यानी अच्छाई से। नंबर 2, उसके बाद वही करें जो सामने वाले ने अपनी पिछली चाल में किया था। नंबर 3, अगर वो धोखा दे तो फौरन बदला लें। और नंबर 4, जैसे ही वो वापस कॉपरेट करना शुरू करे, फौरन माफ कर दें। खुद रॉबर्ट एक्सेलरॉड के मुताबिक टिट फॉर टैट की ज़बरदस्त कामयाबी इसके नाइस होने, बदला लेने, माफ़ करने और क्लियर होने के कॉम्बिनेशन की वजह से है। यही 4 चीज़ें मिलकर इस स्ट्रैटेजी को इतना इफ़ेक्टिव बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। टिट फॉर टैट ने, बिलीव इट और नॉट,
कभी कोई एक इंडिविजुअल गेम जीता ही नहीं। हर मुकाबले में ये या तो ड्रॉ करता था या हार जाता था। लेकिन जब टूर्नामेंट के आखिर में सारे स्कोर्स टोटल किए गए तो इसका ओवरऑल स्कोर सबसे ऊपर था। तो अब आते हैं असल बात पर। इस सब से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे किया जा सकता है? तो इस जीतने वाली स्ट्रैटेजी से जो सबक मिलते हैं वो ये हैं। पहला, शुरुआत हमेशा अच्छाई और कोऑपरेशन की तैयारी से करें। दूसरा, किसी को अपना फायदा ना उठाने दें। अगर कोई धोखा दे तो फौरन उसी तरह जवाब दें। तीसरा, माफ करना एक ताकत है, जैसे ही कोऑपरेशन दोबारा शुरू हो पुरानी बातों को भूल जाएं। और आखिरी, अपनी अप्रोच में क्लियर और कंसिस्टेंट रहें। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत खूबसूरत बात साबित करती है कि एक कम्पेटिटिव दुनिया में भी कोऑपरेशन पैदा हो सकता है। इसकी बस एक शर्त है, वो ये कि फ्यूचर में भी इंटरैक्शन का चांस हो। इसे द शैडो ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, यानी मुस्तकबिल का साया जो हमें आज बेहतर फैसले लेने पर मजबूर करता है। तो आखिर में ऐसी जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है, जहां हमें बार बार उन्हीं लोगों से मिलना है? तो जब वो दिन आए तो आगे बढ़कर बर्तन धो लें,